तो अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो उच्च न्यायालय के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और वो उनका प्रयोग कैसे करता है। तो जो मूल अधिकारिता की, सबसे पहले देखिए मूल अधिकारिता की शक्ति, फिर रिट जारी करने की शक्ति, अभिलेख न्यायालय होने की क्या शक्तियाँ होती हैं, अभिलेख न्यायालय होने से क्या फ़ायदे होते हैं और ये क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति कि न्यायिक समीक्षा कैसे कर सकता है और किस अनुच्छेद के तहत होती है, फिर अधीक्षण की शक्ति और नियंत्रण की शक्ति, उसके बाद अपील सुनने की शक्ति को हम अलग से पढ़ेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ती है। तो पहले देखिए मूल अधिकारिता होती क्या है ये समझिए। जैसे ये शब्द है मूल अधिकारिता, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी मूल अधिकारिता होती है और हाई कोर्ट की भी अपनी मूल अधिकारिता होती है। मूल अधिकारिता का मतलब ये होता है कि वैसे मामले जो सीधे हाई कोर्ट में सुने जाएं। कौन से कोर्ट में सुने जाएं? हाई कोर्ट में। मतलब उनके लिए आपको सेशन जज मतलब सत्र न्यायालय या जो जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे आप उच्च न्यायालय जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी शक्तियाँ होती हैं मूल अधिकारिता की, इनकी क्या क्या हैं वो देख लीजिए। तो मूल अधिकारिता की शक्ति की पहली है, अगर किसी के मूल अधिकारों का मामला है, अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और रिट जारी करवा सकता है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामले इसकी मूल अधिकारिता में आते हैं। दूसरा होता है सिविल मामले। सिविल मामले कौन से होते हैं? जो बंटवारे के, तलाक के मामले हैं, बंटवारा है घर परिवार में जो बंटवारा होता है उससे संबंधित मामले, या किसी फैक्ट्री पे पैसे के लेन देन का मामला है, तो वैसे मामले जिनकी कीमत 20 लाख से अधिक हो, मतलब 20 लाख से अधिक का सिविल मामला सीधे हाई कोर्ट में शुरू किया जा सकता है। ये लिमिट याद रखनी है आपको। कितनी याद रखनी है? 20 लाख से ऊपर के मामले। फिर होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लो। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के मामले। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि जो राज्य विधानमंडल है, मतलब राज्य में जो चुनाव होता है उसके लिए, उसमें अगर सांसद जो चुनाव हो रहा है उसका सदस्य है, उससे संबंधित चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो बच्चे को लगता है कि जो राज्य विधानमंडल है वो, उसके चुनाव का विवाद होगा तो हाई कोर्ट सुनेगा। लेकिन अगर संसद, क्योंकि संसद का तो मामला दिल्ली में है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। चुनाव चाहे संसद के सदस्य से संबंधित हो, चाहे राज्य विधानमंडल के सदस्य से संबंधित हो, चुनाव से संबंधित जुड़ा जो मामला है उसमें जो विवाद होगा उस विवाद को कौन सुनेगा? हाई कोर्ट ही सुनेगा। वो मामला सीधे कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। वो सीधे मामला हाई कोर्ट में शुरू होगा। उसके बाद विधि की व्याख्या या सारवान प्रश्नों की व्याख्या। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो नीचे के जुडिशरी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सत्र न्यायालय में अगर कोई ऐसा केस आ गया और उस केस में कोई विधि की व्याख्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है और अगर न्यायालय को लगता है तो वो उसको अपने पास बुला लेता है। तो इसको भी, इसकी विधि की व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी सीधे न्यायालय में आ जाते हैं। नोट करके जो मैं एक बात लिखाना चाह रहा हूँ वो होता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस होते हैं लड़ाई झगड़े के फौजदारी केस, जिसमें किसी ने किसी को मारा, मर्डर, हत्या, चोरी, बलात्कार के ये जितने केस होते हैं कैसे कहते हैं? क्रिमिनल। क्रिमिनल केस कभी भी सीधे हाई कोर्ट में शुरू नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्रिमिनल केस कभी सीधे हाई कोर्ट में शुरू नहीं होगा, उसको पहले सत्र न्यायालय में जाना ही पड़ेगा। तो सत्र न्यायालय में जाने के बाद ही वो हाई कोर्ट में पहुंचेगा अपील के बाद। तो याद रखिएगा ये मूल अधिकारिता होगी। अब देखिए अनुच्छेद 226 के तहत इसको रिट जारी करने की भी शक्ति है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। ये अपने राज्य क्षेत्र में रिट जारी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो लेकिन इनकी रिट जारी करने की शक्ति में दो बातें याद रखनी। एक तो ये अपने राज्य क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है। मान लो उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश का नागरिक वहाँ जाता है और वो बोलता है कि हमें रिट जारी करने की ज़रूरत है, तो वो इनमें से कोई रिट जारी करवा सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करता है।
अगर मूल अधिकार से संबंधित मामला है तब सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार, लेकिन इनके पास डबल पावर है, मूल अधिकार से संबंधित और विधिक अधिकार से संबंधित मामलों पर भी ये रिट जारी कर सकते हैं। तो इनके पास इस मामले में डबल शक्ति है कि मूल अधिकार पे तो ये रिट जारी कर ही सकते हैं, लेकिन विधिक मामले में भी रिट जारी कर सकते हैं। अच्छा, अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती हैं? हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको अभिलेख न्यायालय क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। वह न्यायालय जिसके निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाए, जैसे किसी न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, उस निर्णय को रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाए और उसको नीचे के न्यायालय उसको आधार बना के निर्णय दें, उसकी बात को माने, वो होता है अभिलेख न्यायालय। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सके। तो ये दो शर्तें होती हैं अभिलेख न्यायालय के पास, एक तो उसके रिकॉर्ड रखे जाएंगे, दूसरा वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? इसके लिए 2 आर्टिकल रखिए, एक तो अनुच्छेद 13 और एक जो अनुच्छेद है 226। क्या 13 कैसे? आपने सुना होगा सुना क्या पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 13 में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी ऐसा कानून अगर संसद बनाएगी जो मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा तो वो शून्य हो जाएगा। सुना है कि कोई भी संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती, या विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। अगर मूल अधिकारों के खिलाफ होगा तो वो विधि शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। तो इन्हीं दोनों शक्तियों का प्रयोग करके अब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो ठीक है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो राज्य का न्यायालय है, ये हाई कोर्ट है, किसी राज्य का न्यायालय है, क्या ये केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों की समीक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य के कानूनों की तो समीक्षा कर ही सकता है, राज्य कोई कानून बनाएगा तो ये समीक्षा करेगा, लेकिन केंद्र सरकार कानून बनाएगा तब समीक्षा करेगा या नहीं करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जानो कि ये समीक्षा कर सकता है, मतलब ये राज्य के कानूनों की भी समीक्षा कर सकता है प्लस केंद्र सरकार या केंद्र संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों की भी समीक्षा कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये राज्य और केंद्र दोनों कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ये कभी गलत ना हो क्वेश्चन की नहीं केवल राज्य की कर सकता है केंद्र की नहीं, दोनों की कर सकता है। तो ठीक है, राज्य के कानूनों की भी समीक्षा कर सकता है और केंद्र के कानूनों की भी समीक्षा कर सकता है। अगला इसका अधिकार है अधीक्षण की शक्ति। अधीक्षण क्या होता है? निगरानी रखना, देखना, अधीक्षण करना। तो इसकी शक्ति इसको अनुच्छेद 227 के तहत मिली है और इसके पास 2 शक्तियां हैं, न्यायिक अधीक्षण की और प्रशासनिक अधीक्षण की। न्यायिक अधीक्षण क्या होता है? इसके नीचे पे जो काम करते हैं हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट में जो काम होता है उसमें जो न्याय की प्रक्रिया कैसी चल रही है तो न्यायालय उसका अधीक्षण कर सकता है न्यायिक प्रक्रिया का, कि न्यायिक प्रक्रिया सही से चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा प्रशासनिक अधीक्षण कि भर्ती का काम कैसे चल रहा है, वो प्रशासन के मामले हैं, भर्ती का काम कैसे चल रहा है, किसका ट्रांसफ़र हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, लोअर जुडिशरी से जुड़ा हुआ ये मामला होता है। अच्छा, इसमें न्यायालयों पर भी और अधिकरणों दोनों। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण एक न्यायालय तो नहीं होता, लेकिन न्यायालय जैसी एक संस्था होती है जो न्याय बांटती है, जिसमें जरूरी नहीं कि न्यायाधीश ही हों, न्यायाधीशों के अलग प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें हो सकते हैं, ऐसे अधिकरण होता है। ठीक है, तो ये अधिकरणों पर भी अधीक्षण रखता है और न्यायालयों पर भी अधीक्षण रखता है, मतलब इसको अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। कैसी? न्यायिक और प्रशासनिक। जरूरी बात क्या है? ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधीक्षण और प्रशासनिक अधीक्षण दोनों की शक्तियां प्राप्त हैं, और स्टेटमेंट था गलत। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को केवल न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, उसे प्रशासनिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों अधीक्षणों की शक्ति प्राप्त है। तो कहीं नोट करके लिख लेना कि सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है, उसे सिर्फ न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अब है अनुच्छेद 235, नियंत्रण रखना। किस पे नियंत्रण रखा जाता है? भाई अपने से नीचे वाले पे ही तो नियंत्रण रख पाओगे। तो अपने से नीचे वाले 2 न्यायालय होते हैं, जैसे जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, आपके ज़िले में 2 न्यायालय होते हैं, एक ही मतलब उनका एक ही उसमें हो सकते हैं, तो उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन देख सकते हो एक होता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट
इधर डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय, एक होता है सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, सुप्रीम सत्र न्यायालय, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सत्र न्यायालय, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें कौन से मामले चलते हैं? इसमें चलते हैं सिविल मामले। कौन से मामले चलते हैं? सिविल मामले। सिविल मामले जो मैंने अभी बताए थे कि साधारण बंटवारे के मामले, हिस्सेदारी की, ये बंटवारे। और ये होता है सत्र न्यायालय, इनमें चलता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस मतलब फौजदारी का मामला, लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है, किसी को चोट मार दी या चोरी हत्या, इन सब के मामले किस में चलते हैं? इसमें चलते हैं फौजदारी के मामले, फौजदारी। तो इन दोनों न्यायालयों पर कौन नियंत्रण रखता है? अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट। और जो अपील सुनने की शक्ति है उसको हम अभी पढ़ते हैं, इसको मिटा के थोड़ा, उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो अपील से संबंधित बस 2-3 मामले याद रखने हैं। अभी जो आपने सत्र न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पढ़ा, इस सत्र न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जो मामले होते हैं उनकी ही तो अपीलें हाई कोर्ट में होंगी। तो किन किन मामलों की अपीलें होती हैं? तो अपील से संबंधित मामला देख लीजिए। अपीलीय शक्ति, तो एक तो हो गया सिविल मामला और दूसरा हो गया क्रिमिनल मामला। या फौजदारी का मामला। इसमें जो याद रखने वाली है, अगर कोई अधिकरण निर्णय देता है और उस निर्णय की अपील होती है हाई कोर्ट में, तो इस हाई कोर्ट में जो बेंच सुनेगी उसको 2 न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए। कितने की? 2 न्यायाधीश की। उसको खंडपीठ कहते हैं। तो 2 न्यायाधीश की, कम से कम 2 न्यायाधीश की पीठ मतलब बेंच, 2 न्यायाधीश की बेंच बैठेगी अधिकरण के मामले में। अगर अधिकरण ने अपना कोई निर्णय सुनाया है और उस निर्णय के खिलाफ कोई अगर अपील करना चाह रहा है तो इसको हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट में कितने जज की पीठ बनेगी? 2 जज की। तो इसको डिवीजन बेंच भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन मतलब इसमें 2 लोग होते हैं अलग अलग। अच्छा, थोड़ी पीठ जान लीजिए। जैसे एकल पीठ होती है, एकल पीठ में 1 जज होता है, ठीक है। खंडपीठ या डिवीजन बेंच होती है, उसमें 2 जज होते हैं। एक होती है संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ में 5 जज होना अनिवार्य है, कम से कम 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर संवैधानिक मुद्दा है कोई तो उसकी सुनवाई के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 5। तो उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो कहीं पे नोट कर लेना कि संवैधानिक पीठ में कितने जज होते हैं? कम से कम 5 जज होते हैं। खंडपीठ में कितने होते हैं? 2। और अभी तक सबसे बड़ा पीठ किस केस में बनी है? केशवानंद भारती, जो 1973 का मामला था केशवानंद भारती में, उसमें सबसे बड़ी बेंच बनी। और कितने जज बैठे थे उसमें? 13। कितने बैठे थे? तो ये अलग से जानकारी है, इसको याद कर लेना। अब क्रिमिनल केस में मान लीजिए जो आपका सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को, सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 7 साल से अधिक की सजा सुना दी। कितनी सजा सुना दी? 7 साल से अधिक। तो उसकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। 7 साल से अधिक की सज़ा सुना दी तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह है कि अगर सत्र न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दे दिया, क्या दे दिया? मृत्युदंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को
सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है तो भले वो व्यक्ति अपील करे या ना करे, फिर भी एक बार हाई कोर्ट में अपील जरूर होगी। जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक उसको मृत्युदंड दिया नहीं जाएगा। मतलब पहली बार मृत्युदंड होने पर दूसरे उससे ऊंचे वाले कोर्ट में सुनवाई होना अनिवार्य है। तो अगर सत्र न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दे दिया है तो उसकी यहाँ पे सुनवाई होगी। ये बातें याद रखने वाली हैं, ठीक है। और बाकी प्रक्रिया है अपीलीय न्यायालय की, वो चलती रहती है, लेकिन ये अधिकरण वाला मामला याद रखना है आपको। और सत्र न्यायालय में 7 साल से अधिक की सज़ा हाई कोर्ट में और मृत्युदंड में। वैसे अगर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कहे और प्रावधान करे कि ठीक है तो उससे मतलब अनुमति लेके आप हाई कोर्ट जा सकते हो किसी भी मामले में, ठीक है, अगर सत्र न्यायालय कहेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेगा तब। लेकिन ऐसे आप स्वतः जा सकते हो, ठीक है। तो ये अपीलीय शक्ति हो गई इसकी। तो हमने हाई कोर्ट के बारे में जितनी भी जानकारी थी इम्पोर्टेंट आपको सब समझा दी। ये वाला टॉपिक हम अलग से भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल आपको रिटें याद करवा दी। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये याद रखना। और ये याद रखो क्रिमिनल मामले में केस सीधे हाई कोर्ट में शुरू नहीं हो सकता, वो उसको सत्र न्यायालय में शुरू होना पड़ेगा। सत्र न्यायालय जब सज़ा सुना देगा तब हाई कोर्ट में जाएगा।